हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट आईआईटी जैम 2025 का एग्जाम 2 फरवरी 2025 को होगा और लगभग लगभग मान सकते हैं कि 7 से 8 दिन अब रह गए हैं इस एग्जाम को लेके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी जो लास्ट 7 to 8 डेज है, इनके दौरान आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर एग्जाम काफी क्लोज आ गया है, मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद नहीं रख पा रहा हूँ, यूनिट कन्वर्जन याद नहीं रख पा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस मुझे ध्यान नहीं है। यानी कि बहुत सारी क्वेरीज हैं आपके मन में कि एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम कम रहता जा रहा है, वैसे वैसे आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं जिनसे कि आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं और एग्जाम में काफी अच्छा कर सकते हैं। तो लास्ट डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। साथ के साथ में हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस को किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट आईआईटी जैम 2025 एक बार मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता हूँ। जैम 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट है। एडमिट कार्ड ऑलरेडी आप सभी बच्चों के आ चुके हैं और एग्जाम डेट आप देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 2 फरवरी 2025 संडे को आपका पेपर होगा। ये वीडियो मैं 24 जनवरी को बना रहा हूँ। 7 से 8 दिन आपके पास रह गए हैं। तो एक चीज है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस भी बच्चे ने, काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जैम 2024 का एग्जाम दिया था, तो उनको आइडिया है कि किस तरीके से वहां पे आपका सीबीटी मोड में टेस्ट होता है, किस टाइप से आपको क्वेश्चंस वहां शो होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे ने लास्ट टाइम एग्जाम नहीं दिया था, काफी बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर होंगे बिल्कुल, उन सभी बच्चों को मैं बता दूं, आप सभी एक बार मॉक टेस्ट जरूर दें। आप आइडिया ले लें कि आपको क्वेश्चंस किस टाइप से शो होंगे, किस टाइप से आंसर करना है। उसके लिए आपको जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। एग्जामिनेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मॉक टेस्ट का। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए जब आप एग्जाम में जाएंगे कुछ ऐसा डैशबोर्ड आपको वहां पे दिखाई देगा। ऊपर यही लिखा होगा सेम, यहाँ पे सिस्टम नंबर लिखा होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा और सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे आपका फोटोग्राफ होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप अपने ये डिटेल्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ही बताई जाएंगी। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो कुछ इस टाइप से पहले आपके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। ये एग्जाम स्टार्ट होने से पहले का प्रोसीजर रहेगा पूरा। नेक्स्ट करेंगे सारी यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन। अब आप पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये सब सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लास्ट ईयर के हैं जैम 2024 के। यहाँ पे देखिए आपका टाइम चल रहा है। टाइम साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। टाइम के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है, दिस इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये आपको मिलेगा, आप यूज कर सकते हैं इसको इजीली। वैल्यूज आपको निकालनी, जैसे साइन की वैल्यू निकालनी, साइन 45 डिग्री कितना होता है सभी को पता है कि 1/2 होता है। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। तो साइन डिग्री में आपसे पूछा कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए कितनी है, तो यहाँ 45 ही आ रही है। तो इसको यूज करना थोड़ा सा आपको आना चाहिए भाई, कि आप किस तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। या पहले आप 45 लिख लीजिए और अब साइन के ऊपर लाएंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 0.7, इस तरीके से। ठीक है, तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और इस अभी तक आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। सेक्शन ए आप सभी को पता होगा, यहाँ पे 30 एमसीक्यूज होते हैं। पहले 10 एमसीक्यू 1 मार्क्स के होंगे और 11 से लेके 30 मार्क्स, जो 30 नंबर तक के क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के। सेक्शन ए में नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप बिल्कुल श्योर है तो ही आप अटेम्प्ट करें, वरना अटेम्प्ट ना करें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। सेक्शन बी एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे आपने 1 2 3 आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेव नेक्स्ट करोगे, अगर ग्रीन हो गया इसका मतलब आपका रिस्पॉन्स वहां पे फाइनली सिलेक्ट हो चुका है, आप रिस्पॉन्स कर चुके हैं। अब मान लो कि आपको डायरेक्ट 7 क्वेश्चन पे जाना है तो आप जा सकते हैं, 10 पे जाना जा सकते हैं। तो ये 2 7 10 इसका मतलब रेड जो दिखाई दे रहा है आपने आंसर नहीं किया है। ठीक है, और जो लास्ट सेक्शन होता है एनएटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आप सभी को देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 1 है और नेगेटिव मार्किंग आपका 0 है।
तो एक बार आप इसका आइडिया ले लीजिएगा, मॉक टेस्ट दे के देख लीजिएगा, जिसने पहले कभी भी अटेम्प्ट नहीं किया है जैम का एग्जाम। ठीक है, अब देखिएगा भाई, अब एक तो मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब लास्ट टाइम पे जो आपकी क्वेरीज आ रही है ना, सबसे ज्यादा तो ये है कि सर जो मेरे पास आ रहे हैं मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में तो देखिए भाई, मॉक टेस्ट के मार्क्स से आपका कोई लेना देना होता ही नहीं है ना। मॉक टेस्ट में लो मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका क्या समाधान होगा? लो मार्क्स। तो स्टूडेंट पहली बात तो ये है, ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है। जितने भी मॉक टेस्ट है, अलग अलग कोचिंग अवेलेबल आपको करवाती है, तो उसमें 60 क्वेश्चन टोटल आने हैं, तो 10 क्वेश्चन मुश्किल से डायरेक्ट आपको मॉक टेस्ट से मिलते हैं, ओनली 10 क्वेश्चंस। आप कहोगे जी फिर मॉक टेस्ट होता किसके लिए? मॉक टेस्ट का जो मेन रोल है ना, मॉक टेस्ट का जो मेन काम है, वो है आपकी मिस्टेक को बताना। देखिए मॉक टेस्ट आपको क्या बताता है? जो आप सिली मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, मॉक टेस्ट का काम क्या है? मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि आपने जो पेपर के दौरान जो आप सिली मिस्टेक कर सकते थे, मॉक टेस्ट देने से ये फायदा होता है कि वो आप पहले ही कर चुके होते हैं, आप उन पे काम कर सकते हैं। सिली मिस्टेक में क्या क्या चीजें हो सकती है? हो सकता है कि आपने भाई यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक कर दी हो, यूनिट आपने जो वहां पे मेंशन थी उसमें आपने आंसर नहीं किया हो, यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है आपने फॉर्मूला किसी दूसरा यूज कर लिया हो, है ना, फॉर्मूला कुछ और यूज कर लिया हो सकता है कि आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से ना पढ़ा हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसको आपने ध्यान से ना पढ़ा है ना। हो सकता है कि सिली मिस्टेक में आप काफी बार नोट वर्ड को, इनकरेक्ट वर्ड को, है ना, नोट वर्ड हो गया, इनकरेक्ट वर्ड हो गया, एक्सेप्ट वर्ड हो गया, ये बड़े खतरनाक वर्ड होते हैं भाई। जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़े, अगर वहां पे कोई ऐसा वर्ड आपको दिखाई दे जाए, नोट करेक्ट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, बड़ा हाईलाइट कर लेना भाई उस चीज को। काफी बार मिस्टेक होती है, काफी बार, है ना। तो मॉक टेस्ट से आपको आइडिया लगता है कि आप सिली मिस्टेक ना करें, है ना। एक और चीज भाई, वो नेट के एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलती है, शायद आपके एग्जाम में नहीं होगी, बाकी मैं एक बार चेक करता हूँ कि यहाँ पे भी वो मिस्टेक हो सकती है क्या। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे मान लीजिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, यही क्वेश्चन था कि बताइए B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है ना। B2 का बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा है। आप सभी बच्चे हैं जिनको पता होता है कि B2 का बॉन्ड ऑर्डर तो 1 होता है। अब यहाँ पे अलग अलग सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे ओनली सर्कल है, ऐसे नहीं लिखा हुआ 1 2 3। काफी बार क्या होता है ना, ऐसे लिखा होता है कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, है ना। अगर ऐसा लिखा है, आप सभी को ये पता है कि B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। अगर लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑप्शन 1, हालांकि यहाँ तो देखो दिख नहीं रहा है ऐसा, लेकिन भाई ध्यान रखना कि आंसर करना आपको कि B2 का बॉन्ड ऑर्डर कौन सा। तो B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, जो कि सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। तो काफी बार ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो ऑप्शंस को भी ध्यान से सिलेक्ट करना है, ऑप्शंस को भी ध्यान से सिलेक्ट करना है। तो भाई मॉक टेस्ट का जो मेन रोल, मॉक टेस्ट में अगर आपके लो मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट इसलिए डिजाइन किए जाते हैं, एक तो आपको यह आइडिया लग जाए कि आपकी तैयारी कितनी है उस टॉपिक की। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टीरियो केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट दिया, तो आपको अगर 20 क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में थे, 15 क्वेश्चन आपको आते हैं, प्लस 5 क्वेश्चन जो आपको नहीं आए। वो क्यों नहीं आए? हो सकता है कि जो चीजें आपने पढ़ी थी उनसे बाहर के हों, तो बहुत अच्छी बात है कि 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप के हैं, या फिर डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा हाई रहा हो, है ना, जैम के लेवल से अप रहे हो, तो ये बड़ा एडवांटेज है। इन 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, याद करके रखिए, इनको बार बार पढ़िए, है ना। और जो जिन क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है, उस मिस्टेक को नोट डाउन कीजिए प्रॉपर, कि भाई हाँ मैंने इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक की थी और मैं एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं करूंगा। बड़े बड़े हाईलाइट करके लिखिए कि ये मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए भाई, जो टॉप करते हैं या जिनका सिलेक्शन होता है, वो इतना सही क्या है कि वो वहां पे बड़े एक्टिव रहते हैं, हाइपर एक्टिव रहते हैं। हाइपर एक्टिव का मतलब जो सिली मिस्टेक्स और बच्चे करते हैं, वो बच्चे सिली मिस्टेक नहीं करते। देखिए जिन बच्चों ने सिलेबस पढ़ रखा है, वो तो दोनों नहीं पढ़ रखा है, इक्विवेलेंट पढ़ रखा है, बस वहां पे थोड़े से बच्चे आगे इसलिए निकल जाते हैं, एक तो वो सिली मिस्टेक नहीं करते, क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, ऑप्शन सिलेक्शन बड़ा ध्यान से करते हैं। तो मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे जो मॉक टेस्ट थे, अगर वहां पे फॉर एग्जांपल आप 40% स्कोर कर रहे हैं,
तो ये मैं कह सकता हूं कि आप फाइनल एग्जाम में 65 to 70% आप स्कोर कर जाएंगे ना, 70% आप स्कोर कर जाएंगे। अगर आपने 50% से ज्यादा भी स्कोर किया है तो मान के चलिए कि आपकी काफी बेहतरीन रैंक आने वाली है। तो मॉक टेस्ट एक तो आपको ये बताता है कि सिली मिस्टेक नहीं करनी है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया देता है मॉक टेस्ट आपको। टाइम मैनेजमेंट देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं जैम के पेपर में 3 घंटे मिलते हैं 60 क्वेश्चन करने में, तो टाइम की कमी मैंने देखा नहीं कि टाइम की कमी रह गई हो। हालांकि लेंथी, देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो या तो आता है या नहीं आता है ना, ज्यादा कुछ सोचना पड़ता नहीं है, तो टाइम की कमी रहती नहीं है जनरली। फिर भी आपको आइडिया लग जाता है भाई कि टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करनी है। अगर आपने मॉक टेस्ट दिया तो टाइम मैनेजमेंट की आपको बड़ा अच्छे से आइडिया लग जाता है। तो मॉक टेस्ट आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं होता है। देखो नॉलेज तो चेक करते ही करते हैं, बताते ही हैं कि कहाँ पे आपकी कमियां रह गई हैं, कौन कौन से टॉपिक है जिनमें अभी आपको और तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन मेन काम होता है सिली मिस्टेक आपको बताना, एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम आप किन किन चीजों पे ध्यान नहीं दिया आपने, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के बारे में आइडिया देना। मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और फाइनल में अच्छे मार्क्स आएंगे ये पक्का श्योर है, तो मॉक टेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, काफी बच्चे कह रहे हैं जी है ना कि जैसे वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है ना, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जिनसे वो डर रहे हैं बच्चे है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हैं वो मेरे को बोल रहे हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूले याद नहीं हो रहे। तो भाई फार्मूले याद नहीं हो रहे इसका कोई तरीका नहीं है, आपको बार बार लिख के बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार याद रखिए। तो भाई फार्मूला याद ना होने का तो एक ही तरीका है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिख के देखिए, तभी लिखने से वो याद होंगे है ना। एक बार आपने पूरा देख लिया अच्छे से, उसके बाद लिख के देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, फिर दोबारा से उस मिस्टेक को ठीक कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए है ना। फिजिकल के फार्मूला एंड यूनिट कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला एंड यूनिट कन्वर्जन वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है कि सर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर एग्जांपल क्वांटम टॉपिक जो है ना वो तैयार नहीं है। देखिए भाई अब आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, अगर कोई आपका टॉपिक तैयार नहीं है तो नहीं है तैयार, ठीक है। अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नया मत पढ़ने लग जाना। आपने जो पूरे साल, 1 साल प्रिपरेशन के दौरान, 2 साल प्रिपरेशन के दौरान जो चीजें पढ़ी है उसी की रिवीजन कीजिए बस। अब आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन। रिवीजन आपने जो आपके क्लासेस में डिटेल नोट्स मिले थे, डिटेल नोट से भी कर सकते हैं। और मैंने हर एक बच्चे को बोला हुआ है कि डिटेल नोट्स के साथ आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शॉर्ट नोट्स। हर एक चैप्टर के 1 या 2 पेज के नोट्स आपके पास होने चाहिए। और ये जो शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं ना, इन्हीं लास्ट डेज के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो अगर आपको क्वांटम टॉपिक नहीं आ रहा तो एक तो आप ये मान के चल सकते हैं कि क्वांटम से क्वेश्चन आए ही ना एग्जाम में, है ना, पॉसिबिलिटी है ना। भाई क्वांटम है, अगर देखो एक दो चीजें हैं, एक है क्वांटम किसी ने बच्चे ने नेट लेवल का पढ़ लिया भाई है ना, लगभग लगभग मान के चलो 30 हावर्स में क्वांटम पढ़ा एक बच्चे ने। और एक और बच्चा है जिसने क्वांटम के पीवाईक्यू देखे, वो भी सिर्फ जैम के, है ना। क्या हुआ? देखो मैं आपको 2 कंडीशंस बता रहा हूँ और ऐसा काफी बार होता है। भाई देखिए एक बच्चे ने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ी 30 घंटे लगा के नेट लेवल तक की, और एक बच्चे ने जैम के पीवाईक्यू की। अब ये देखने को मिला, मान लो एक पॉसिबिलिटी 1 ये है कि भाई क्वेश्चन ही 0 आया हो, क्वांटम का क्वेश्चन ही ना आया हो, है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। फिर क्या हुआ? भाई क्वेश्चन तो आया लेकिन बड़ा ही इजी लेवल का आया, जैम लेवल का इजी से इजीएस्ट क्वेश्चन आया। तो इस बच्चे ने जो 30 घंटे लगाए थे और इस बच्चे ने जो पीवाईक्यू देख के वो किया, यानी कि दोनों को बराबर ही मार्क्स मिले। और इसने ये 30 घंटे किसी और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लगाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका कोई टॉपिक तैयार नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में तैयार नहीं है, तो घबराने की कोई नीड नहीं है। हो सकता है अभी आपको पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा, नेगेटिव सोच के कुछ हो नहीं सकता। नेगेटिव सोच के सिर्फ और सिर्फ लॉस हो सकता है। आप सोचो कि मेरे को तो ये टॉपिक नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, उसके चक्कर में जो चीजें आती है ना वो भी भूल जाओगे। तो अभी आप मान के चले मेरे को क्वांटम नहीं आती, कोई बात नहीं, क्वांटम से तो एक ही क्वेश्चन आता है, हो सकता है वो भी इजी आ जाए, क्या पता मेरे से वैसे ही अटेम्प्ट हो जाए, है ना। थोड़ा बहुत बेसिक तो आपने पढ़ा ही होगा क्वांटम का। तो भाई अगर आपसे कोई टॉपिक आपका वीक है, आपको ज्यादा नहीं आता, तो घबराने वाली बात है नहीं। क्योंकि देखिए है ना, एग्जामिनर जब एग्जाम सेट करता है तो उसको हर टाइप के क्वेश्चन डालने होते हैं। वो इजी क्वेश्चन भी डालता है, वो मॉडरेट क्वेश्चन भी डालता है,
एंड वो टफ क्वेश्चन भी डालता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके जो टॉपिक, आप जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है, अगर वहां से आपको इजी क्वेश्चन मिल गए तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, और ऐसी पॉसिबिलिटी हाई रहती है। ठीक है, तो भाई देखो मैंने आपको बताया मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है। कोई टॉपिक, सारे टॉपिक किसी के तैयार नहीं है, सारे टॉपिक किसी भी बच्चे के तैयार नहीं है, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ नया पढ़ना नहीं है। लास्ट टाइम पे अब क्या करना मैंने आपको बता दिया। लास्ट टाइम, अभी लास्ट 7 to 8 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन। अब मॉक टेस्ट का फंडा भी आप छोड़ दो, चाहिए आप कीजिए रिवीजन, है ना, रिवीजन प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। ये दो चीजें। रिवीजन किस तरीके से करेंगे मैंने आपको बताया। डिटेल नोट्स जो है आपके पास, डिटेल नोट्स प्लस में शॉर्ट नोट्स जो है उनसे आप प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए। और साथ में जब आपने मॉक टेस्ट लगाए थे, है ना, साथ में जब आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे उस दौरान जो मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, उन क्वेश्चंस को आप जरूर देखें लगातार 7 दिन, जो जो मिस्टेक आपसे हुई थी वो। एंड साथ के साथ में मॉक टेस्ट में जो मिस्टेक आपसे हुई है, एक तो उनके ऊपर ध्यान देना है, और जो न्यू क्वेश्चन आपको मिले थे, है ना, जो आपको थोड़े से लगा कि भाई ऐसा मैंने कुछ पढ़ा नहीं था पहले, उन न्यू क्वेश्चंस को भी आप बार बार पढ़ें। तो फिलहाल 7 से 8 दिन में फुल रिलैक्स रहो। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो 50% चांस तो वैसे ही हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 50% चांस कह रहा हूँ। फिर आपने और 2-3 बार रिवीजन की है, मॉक टेस्ट भी लगाए हैं, प्रीवियस ईयर भी सोल्व किया है, तो हाईली पॉसिबिलिटी आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल चिल रहने, बिल्कुल, है ना, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले किसी प्रकार की। टेंशन लेने से आपके मार्क्स कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। और जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, चाहे आपको आती भी ना हो चीजें। ऐसा मैंने देखा है। तो बिल्कुल भाई आराम से आप दे के आएंगे। एंड अब हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, भाई सभी बच्चों की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। टाइम कम नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जो क्वेश्चंस, आप पूरा पेपर भी देख सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है ना कि मुझे पूरा पेपर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो 60 क्वेश्चन देखना चाहते हैं, 60 के 60 देखने के बाद उनको लगेगा हाँ मेरे को तो 20 कंफर्म आते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो खुशी मान लेते हैं इस बात की कि 20 तो मेरे को डायरेक्ट आ रहे हैं, है ना। फर्स्ट ओवरव्यू में उनको लगा कि 20 क्वेश्चन तो मेरे को डायरेक्ट आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि वाह 20 तो मेरे को डायरेक्ट आ गए, उसके बाद 20 मैं वैसे कर लूंगा थोड़ा सा, 40 क्वेश्चन हो गए, हो गया सिलेक्शन। लेकिन कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि 60 में से 20 ही आते हैं। देखो आपका वहां पे सोचना कितना मैटर करता है। तो भाई आप अपना, आपको पता है जब आपने मॉक टेस्ट लगाए थे, आप क्या क्या आपका तरीका रहता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। क्या आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं या आप एक एक क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिन क्वेश्चन में आपको लगे भाई देखो पहले ही क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि ये फर्स्ट मतलब जल्दी होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इसमें टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, और टाइम की कमी जनरली रहती नहीं है। जैम के पेपर में 3 घंटे में 60 क्वेश्चंस, तो लगभग एक क्वेश्चन के आपको 3 मिनट मिलते हैं। इनऑर्गेनिक के या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको कुछ ज्यादा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है भाई, कई बार टफ पेपर आता है ना, बहुत ज्यादा टफ पेपर आ जाता है, तो बच्चे सोचते हैं तो टफ पेपर आ गया। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है उस टाइम पे भी। अगर आपको लगता है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया है, तो वो आपके लिए नहीं आया है, वो सभी बच्चों के लिए आया है। तो उस टाइम पे भी आप जितना बेस्ट दे सकते हैं, आप जितनी आपके पास नॉलेज है उसके हिसाब से आपको आंसर करने हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टफ पेपर आता है उसका मतलब है कट ऑफ कम जाएगी, और वो सभी के लिए टफ है। ठीक है, उसके बाद आप सभी को पता है भाई एमएसक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर कैसे करना होता है ना। ये देखिए ये जैम 2024 के आंसर की है। तो यहाँ पे देखो ये एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन 31 से स्टार्ट हो जा रहे हैं, ABCABD, है ना। उसके बाद एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सारे के सारे एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं, और तुक्का आंख बंद करके नहीं लगाना, थोड़ा सा पढ़ के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाना। ऐसे नहीं कि आंख बंद किया और कुछ भी लगा दिया ABD ना, थोड़ा सा देखना, और कुछ एक दो ऑप्शन को अगर एलिमिनेट कर पाओ तो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद भाई एनईटी टाइप के क्वेश्चंस में कैसे आपने आंसर फिल करना होता है। जैसे यहाँ तो 2 ही आ रहा है, रेंज देख लीजिए, रेंज मैटर करती है कि 2.9 से लेके 3। अगर किसी बच्चे ने 2.91 लिखा है ना तो उसका भी करेक्ट माना जाता है। अगर किसी बच्चे ने 2.99 लिखा उसका भी करेक्ट माना जाता है ना। माइनस साइन का यूज करना है ना। तो वो सब आपको क्वेश्चंस में मेंशन होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको रेंज भी गिवन रहती है। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात इसमें होती नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए।
तो भाई ये मैंने आपको मेन बातें बताई हैं। फिर भी अगर आपकी कोई और क्वेरीज है, कुछ और डर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे पाऊं या फिर एक और वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।